समुपस्थित देवियों एवं सज्जनों, हार्दिक अभिनंदन। आयुर्वेद से स्वास्थ्य विषय पर हम कई दिनों से चर्चा कर रहे हैं। इसी क्रम में आहार विषयक चर्चा चल रही थी। आहार के संदर्भ में हमारा आहार कैसा हो, आहार का समय क्या हो, आहार की मात्रा क्या हो, आहार लेने की विधि क्या हो, इन कई बिंदुओं पर हम लोगों ने विचार किया। आज हम विचार करते हैं कि हमारे आहार में क्या क्या हो। तो हमारे आहार में क्या क्या हो, ये तो व्यक्ति विशेष की आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है कि हम क्या लें। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति के लिए आहार में मुख्य रूप से हम जिस क्षेत्र के हैं वहाँ, जैसे हम भारत की ही बात करें तो बहुत से क्षेत्रों में गेहूं की पैदावार होती है, तो लोग गेहूं का रोटी की सेवन ज़्यादा करते हैं। जहाँ चावल का उत्पादन होता है वहाँ चावल को मुख्य आहार के रूप में लेते हैं। जहाँ मक्का, बाजरा, अन्य जो अनाज हैं उनको मुख्य भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो ये तो हमारी अपनी भौगोलिक स्थिति और वहाँ उत्पन्न अनाज को हम मुख्य आहार के रूप में ग्रहण करते हैं, करना ही चाहिए। अब मुख्य बात ये रह गई कि इस आहार के साथ साथ भोजन में और क्या लेना चाहिए। तो मुख्य आहार के रूप में अगर हम चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, गेहूं की रोटी, मक्का की रोटी, बाजरे की रोटी, तो इनके साथ साथ हमें सब्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो इस संदर्भ में हमें सीजनल, जिस मौसम विशेष में जो सब्जियां उपलब्ध होती हैं उनका प्रचुर मात्रा में सेवन करना चाहिए आहार के साथ, आहार के रूप में। और स्वास्थ्य की दृष्टि से और हमारी आर्थिक स्थिति के अनुरूप जो सीजनल फल हैं उनको हमें अपने भोजन में ज़रूर शामिल करना चाहिए। ये सीजनल जो फल हैं वो प्रकृति का वरदान है। उस सीजन विशेष में हमारे आहार के रूप में उसकी उपलब्धता प्रकृति इसलिए कराती है कि उस सीजन विशेष में, अब जैसे अभी गर्मी की सीजन चल रही है, खीरा है, तरबूज है, खरबूज है, आम है, ये ऐसे रसीले फल हैं जो इस समय की तीव्र गर्मी में हमें जलयांश की कमी नहीं होने देते शरीर में, और जलयांश के साथ साथ ही हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है उनको बनाए रखते हैं। तो इनका प्रचुर प्रयोग करना चाहिए। तो मौसमी फलों का सेवन हम अपनी पॉकेट, हमारी आर्थिक स्थिति के अनुसार ज़रूर करें भोजन में। अब रह गई कि दाल का, तो दाल का प्रयोग भी हमें प्रोटीन के रूप में करना चाहिए। अब ये इस पर निर्भर करता है कि हमारी अग्नि कैसी है। अगर हमारी अग्नि सामान्य है तो हम मूंग की दाल, माने मूंग, अरहर, चने की दाल का प्रयोग करें। अग्नि प्रबल है तो हम उड़द दाल वगैरह का भी प्रयोग कर सकते हैं। अग्नि अगर सामान्य से कुछ मंद है तो वैसी हालत में हमें मूंग की दाल का ही प्रयोग करना चाहिए। तो ये हमारे इस पर निर्भर करता है कि हम तो प्रोटीन के रूप में दाल का प्रयोग। लेकिन एक बात आयुर्वेद में और स्मरणीय है, आज कोरोना के टाइम में तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे हमारे भारतीय रसोई में, भारतीय किचन में मसालों का प्रयोग, हम आहार के रूप में मसालों का प्रयोग करते हैं। जैसे जीरा है, धनिया है, सौंफ है, मंगरेला है, हल्दी है, नमक है। तो ये मसाले केवल हमारे स्वाद के लिए नहीं है। इन मसालों का प्रयोग हमारे भोजन में स्वाद के साथ साथ हमारी पाचक अग्नि को या पाचाग्नि जो है, जठराग्नि है, उसको भी प्राकृत रखने में सहयोग देते हैं। इसलिए इन मसालों का भी यथोचित प्रयोग, उचित मात्रा में प्रयोग हमें करना ही चाहिए। साथ ही ये सारे मसाले हमारे शरीर में रोग प्रतिरोध क्षमता को भी उत्पन्न करते हैं।
तो स्वाद के साथ साथ रोग प्रतिकार क्षमता को बनाए रखने के लिए और शरीर में जाठराग्नि को प्रबल रखने के लिए भी मसालों का उचित मात्रा में प्रयोग होना ही चाहिए। तो अब उचित मात्रा से अभिप्राय है कि इनका अति भी नहीं हो। जैसे बहुत से लोग जो है तेज मिर्च मसाला डाल के चटपटा भोजन पसंद करते हैं, वो भी उचित नहीं है। और बिल्कुल इन मसालों का प्रयोग भोजन में न करना भी हमारी जठराग्नि को मंद कर देता है, भोजन का ठीक से पाचन नहीं होता है। इसलिए इन मसालों का केवल स्वाद के लिए ही प्रयोग नहीं है, ये हमारी जठराग्नि को माने सम्यक रखता है, प्राकृत रखता है। और साथ ही हमारे शरीर में जब अग्नि सम्यक होगी तो भोजन का आहार का पाचन, आहार का शात्मीकरण और आहार का एब्जॉर्प्शन सही रूप में होगा, धातुओं का निर्माण सही होगा और हमारी रोग प्रतिरोध क्षमता भी बढ़ती है। इसलिए इन मसालों का प्रयोग भी हमें यथोचित रूप में करना चाहिए। अब एक विचारणीय विषय ये है कि मुख्य आहार के रूप में जैसे हमने विचार किया, सब्जी सीजनल हमें ज़रूर लेनी चाहिए, ये मौसम के अनुसार उपलब्धता के अनुसार हम उसको चेंज करें। उसके बाद फलों का, सीजनल फलों का प्रयोग हम अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार ज़रूर करें, बदल बदल के करें। अब मुख्य बात यह है कि आयुर्वेद ने एक चीज़ और कही कि नित्यम क्षीर घृताशिना, घृत और क्षीर दूध, यहाँ पर घृत से है गोघृत और दूध से अभिप्राय है गोदूध का सेवन। तो घृत और दूध का सेवन हमें नित्यम क्षीर घृताशिना माने भोजन में निश्चित माने नियमित रूप से कुछ मात्रा में दूध और घी का प्रयोग करना चाहिए। अगर हमारी आर्थिक स्थिति ठीक है तो एक सामान्य वयस्क के लिए कम से कम 25 ग्राम गोघृत, 250 ग्राम गोदधि से बनी छाछ और आधा लीटर दूध व्यक्ति के लिए एक संतुलित आहार के रूप में अत्यंत आवश्यक है। तो इसको भोजन में निश्चित रूप से शामिल किया जाना चाहिए ताकि हमारी शरीर की क्षमता, रोग क्षमता भी, रोग प्रतिरोध क्षमता भी बनी रहे और हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहे। अब इस विषय में सामान्य रूप में हल्दी, जीरा, धनिया, इन मसालों का प्रयोग तो हम करते ही हैं, हींग वगैरह का, लेकिन कुछ विशेष चीज़ें हैं जिसे हमें अपने भोजन में शामिल करना चाहिए। जैसे अलसी, अलसी ओमेगा 3 वगैरह का एक अच्छा स्रोत है जो शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ हमारे मानसिक स्वास्थ्य को भी बनाए रखती है, हमारी याददाश्त, स्मरण शक्ति और मेधा को भी बनाए रखती है। इसलिए भोजन में किसी भी रूप में हमें अलसी का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। खासकर प्रौढ़ावस्था के बाद अलसी है, मेथी है, अंकुरित गेहूं है, इनका आहार में चाहे नाश्ते के रूप में हम इनका अगर प्रयोग करते हैं तो हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ हमारे मानसिक स्वास्थ्य को माने ओल्ड एज में जो स्मरण शक्ति का ह्रास या डिमेंशिया वगैरह की स्थिति आती है उनको ये आने नहीं देती। इसलिए प्रौढ़ावस्था में खास करके अंकुरित गेहूं, अंकुरित मेथी, किशमिश, अलसी, ये हमारी आर्थिक स्थिति के अनुसार हम भोजन में ज़रूर शामिल करें। तो ये एक सामान्य निर्देश आहार के बारे में हुआ, काफ़ी चर्चा हुई। अब मैं एक छोटी सी कहानी के साथ इस आहार संबंधी विषय को समाप्त करना चाह रहा हूँ। हमारे आचार्य आत्रेय हुए एक कहानी मिलती है। वो कहानी अब हो सकता है काल्पनिक ही हो, लेकिन उसका आशय बड़ा गंभीर है और उसको स्वास्थ्य की दृष्टि से हमें जानना चाहिए। उनको महर्षि आत्रेय को एक बार विचार हुआ है कि मैंने आयुर्वेद के इतने शिष्य तैयार किए, इतने लोगों के आयुर्वेद के बारे में बताया, आयुर्वेद सिद्धांतों के बारे में चर्चा की, ज़रा इनकी परीक्षा लेनी चाहिए कि इन्होंने क्या सीखा। तो कहा जाता है कि एक बात वो एक पक्षी के रूप में, कुछ लोग कहते हैं कौवे के रूप में, एक डाल पर बैठे
और उधर से जो शिष्य आयुर्वेद के जा रहे थे उनसे चर्चा की, को रुक, को अरुक, को अरुक। रुक माने होता है रोग, अरुक माने जो रोगी नहीं है, रोग से रहित है। तो उनका प्रश्न था कि कौन रोगी नहीं, कौन रोगी नहीं, कौन रोगी नहीं। अब सभी शिष्य उधर से जा रहे थे, सुन रहे थे। उसका जवाब किसी ने दिया कि जो दिनचर्या का पालन करता है वो रोगी नहीं, जो रात्रिचर्या का पालन करता है वो रोगी नहीं, जो संयमित जीवन जीता है वो रोगी नहीं। इस तरह से विभिन्न लोगों ने विभिन्न तरह से उनका बड़ा दुख हुआ। तो उसी में कहते हैं कि एक शिष्य जो अग्निवेश के नाम से हुए, उन्होंने उसका जवाब दिया, हित भुक, मित भुक, ऋतु भुक। माने आहार संबंधी चर्चा के उसको उन्होंने संक्षेपण करके बताया कि जो हित भुक, मित भुक और ऋतु भुक। हित भुक का मतलब जो हितकर भोजन, मेरे लिए क्या हितकर है। हितकर का अभिप्राय है कि मेरे स्वास्थ्य के लिए क्या लाभकर है। क्योंकि हर व्यक्ति को ये अनुभव हो जाता है भोजन के लेने के क्रम में कि कौन सा आहार मुझे समय पर पहुंच गया, समय पर ये हुआ और उससे कोई व्यापत्ति नहीं हुई, वो उसके लिए हितकर है। और जो आहार उसके लिए व्यापत्तिकर है वो उसके लिए अहितकर है। तो ये हर व्यक्ति का अपना अनुभव होता है। तो इसलिए हितकर, हित भुक माने जो हितकर भोजन लेता है, जो स्वास्थ्य के लिए हितकर है, जीवा के लिए नहीं, स्वास्थ्य के लिए हितकर है। और हित भुक, मित भुक, मित का अर्थ होता है मात्रा में, सीमा में। मित जैसे कहते हैं ना, मितव्ययी माने जो सीमा में व्यय करता है। और एक अमित होता है जो सीमा से बाहर, असीम। तो कहा मित भुक, जो मिताहार माने आहार को सीमा में ग्रहण करता है। जैसे हम लोगों ने मात्रा के संबंध में विचार किया कि भोजन जो है एक भाग अन्नादिक से, एक भाग तरल पदार्थ से, एक भाग गैसीय से एक्सचेंज के लिए छोड़ें। या फिर कुछ आचार्यों ने इस विषय में ये भी कहा कि भोजन का माने उधर की जो हमारी वॉल्यूम है उसका आधा भाग हम भोजन से, ठोस आहार से ग्रहण करें, भरें, और 1/4 भाग जो है तरल आहार और 1/4 जो है